देखते ही देखते रमज़ानों के 2 अरसे कब ख़त्म हो गए पता नहीं चला। इतनी जल्दी रमज़ान जा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा। रमज़ानों की तैयारियां करते-करते कब ईद की तैयारियां स्टार्ट हो गई ये तो पता भी नहीं चला। कि हम अपने इस ब्लॉग में ईद के लिए प्रिपरेशन देखेंगे कि ईद की हम तैयारी जो है वो किस तरह से करें, किस तरह से हम अपने घर को डीप क्लीन करें और ईद के लिए रेडी करें। क्योंकि रमज़ान में घर के काम करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है और जिसमें कि अगर बात डीप क्लीनिंग की आए ना, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। और डीप क्लीनिंग करो तो फिर वहाँ पे इबादत का टाइम भी हमारा कट हो जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो यहाँ आज मैं आप लोग के साथ ईद की प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने स्टार्ट करती हैं ना। तो यहाँ मैंने अपना जो ब्लॉग था वो स्टार्टिंग किया था मॉर्निंग से। बच्चों को सबसे पहले स्कूल के लिए उठ के रेडी किया, उनको ब्रेकफास्ट करवाया, लंच बॉक्स उनका रेडी किया और बस अब वो अपने पापा के साथ निकल गए स्कूल जाने के लिए। तो बस बच्चों का यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने शूट कर लिया। अब ना दानिन की भी यूनिफ़ॉर्म आ गई है, तो अब दानिन यूनिफ़ॉर्म पहन के जाती है। विंटर्स में ना मैं दानिन को मीराब की यूनिफ़ॉर्म पहना देती थी, लेकिन अब दानिन की खुद की यूनिफ़ॉर्म आ गई है। तो अच्छा, उसके बाद फिर बच्चे जब घर से निकल गए स्कूल के लिए, तो फिर ना मैंने अपनी जो नॉर्मल क्लीनिंग होती है ना, वो स्टार्ट कर दी। सोचा कि मैं शुरुआत यहाँ पे पहले किचन से कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे अंदर थोड़ा-सा टाइम एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो मैं किचन को पहले अपने अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ झटपट से मैं आ गई थी किचन में, तो गैस स्टोव को, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद फिर यहाँ इंडक्शन को भी मैं क्लीन कर दूँगी। अच्छा, अब ना यहाँ पे सब लोगों के साथ ही थोड़ी-सी गैस की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग के भी साथ आ रही है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। नहीं है कि गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी है, लेकिन इमरजेंसी के लिए थोड़ा अभी उसको सेव करके रख रहे हैं। और जब लाइट होती है ना, तो मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि जो भी खाना मुझे बनाना है तो वो मैं इंडक्शन पे ही बना लूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सारी क्लीनिंग कर दी, गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर दिया, किचन क्लीन कर दी और उसके बाद मैंने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैं सोचा कि मैं दूध को बॉयल होने के लिए रख के मैं अंदर क्लीनिंग करने के लिए जाऊँगी, तो ना मुझे भाग-भाग के यहाँ पे बार-बार आना पड़ेगा देखने के लिए कि दूध कहीं बाहर ना निकल जाए। तो इसलिए सोचा कि चलो भई, लगे हाथ में यहाँ पे बैठ के बर्तनों को भी वॉश कर देती हूँ। इतनी देर में दूध जो है वो भी गर्म हो जाएगा और मैं बैठे-बैठे देखती भी रहूँगी। तो यहाँ पे बस दूध ना ऊपर आने लगा ही था, तो मैंने झटपट से उसको बंद कर दिया। अब जितनी हीट है ना, उससे काफ़ी अच्छे तरीके से दूध और गर्म हो जाएगा और उतने टाइम में ना मैंने जो भी बर्तन थे उनको भी अच्छे से वॉश करके रख दिया। तो अब बारी आती है कि ईद के लिए हम अपने घर को किस तरह से रेडी करें रमज़ानों में, और हमें ऐसा महसूस भी ना हो कि हम अपने घर की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं या फिर हमें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि रोज़े की हालत में ज़्यादा काम करना, तो फिर हमारी जो थकान है वो और बढ़ जाती है और हमें ना फिर वीकनेस वगैरह होने लगती है। हमें अपने कामों को कुछ इस तरह से देखना है कि हमारे काम भी बराबर होते रहें और हम फुल डे एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव रहें। तो यहाँ पे ना जो भी कपड़े वगैरह मुझे सबसे पहले फ़ोल्ड करके रखने थे, तो मैंने वो हटा दिए, क्योंकि मैं आज दीवारें वगैरह क्लीन करने वाली थी। अब जब दीवारें झाड़ेंगे तो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह नीचे आती ही है, तो इसलिए सबसे पहले आपने वो काम करना है जो कि चीज़ आपने उठाने के रखनी है ना, यानी कि जो धुली हुई वगैरह है तो वो आप उसको उठा के रख दें। जैसे कि कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सबसे पहले फ़ोल्ड किया और कपड़ों को उन्हीं की जगह पे रख दिया। अब उसके बाद हम अपनी जो क्लीनिंग है वो स्टार्टिंग करेंगे ऊपर से, यानी कि सबसे पहले आपने ऊपर की सरफेस जो है उसको क्लीन करना है, उसके बाद आपने नीचे आना है, नीचे का फर्श वगैरह क्लीन करना है। तो मैंने सबसे पहले जो भी मुझे दीवारें, छत वगैरह डस्टर से झाड़नी थी ना, बस मैंने वो झाड़ दी और उसके बाद फिर बारी आती है फ़ैन की। तो यहाँ पे ना फ़ैन को भी मैं अच्छे से क्लीन करने लगी थी। अच्छा, आपने क्या करना है कि एक बार में ही अपने पूरे घर को डीप क्लीन नहीं करना। आप कर तो लेंगे, लेकिन फिर आपने ना शाम में इतनी थकान होगी कि शायद आप इफ्तारी बनाने के लायक भी ना रहें। तो आपने क्या करना है कि डेली ही 10 मिनट एक्स्ट्रा रखने हैं। अब वो 10 मिनट आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, जिस टाइम आप अपने आप को एक्टिव फ़ील कर रही हैं, उस टाइम पे ही आप वो 10 मिनट रख सकती हैं। अच्छा, पर्सनली मुझे ये 10 मिनट एक्स्ट्रा जो देने होते हैं ना, वो मॉर्निंग के टाइम पे ही काफ़ी बेस्ट लगते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम एक्टिव होते हैं, घर के और सारे काम कर रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे ही लगे हाथ हम 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे सकते हैं और किसी भी एरिया की हमें डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो वो कर सकते हैं। तो आज ना मैंने अच्छे से बेडरूम की क्लीनिंग की, जो भी छत वगैरह दीवारें झाड़नी थी वो झाड़ दी, उसके बाद फ़ैन को क्लीन करा, क्योंकि अब फ़ैन चलने लगे हैं, तो फ़ैन की क्लीनिंग करना ही उतना अब इम्पोर्टेंट हो गया है। अच्छा, अब बारी आती है कि हम अपने जो वुडन के फर्नीचर हैं उसको किस तरह से क्लीन करें। तो वुडन के फर्नीचर पर आप लोग
कोई भी जो सॉल्यूशन आपने बना के रखा है वो डायरेक्ट ना डालें, बल्कि कपड़े पे स्प्रे करें, उसके बाद आप अपने वुडन के फर्नीचर को क्लीन करें। अच्छा, फिर उसके साथ ही ना आपने अपने जितने भी लाइट बोर्ड है ना, उनको भी यानी कि स्विच बोर्ड को भी देखना है और उनको भी क्लीन करते रहना है टाइम टू टाइम। अगर आप लोग डेली बेसिस पे क्लीन नहीं कर रहे हैं तो आप लोग महीने में एक बार अपने जितने भी स्विच बोर्ड हैं घर के उनको क्लीन करें। जैसे कि आप लोग किचन में कोई काम कर रहे हैं तो किचन के काम में आप लोगों को थोड़ा सा वक्त मिला है तो आप उस टाइम पे ही कोई भी एक बोर्ड क्लीन कर सकते हैं, तो इससे ना आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेडरूम के जितने भी स्विच बोर्ड थे ना, तो मैंने लगे हाथ झटपट से वो भी साफ़ कर दिए। नेक्स्ट स्टेप आती है कि जितने भी हमारे पास डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनकी डस्टिंग करना या उनको वॉश करना। तो आप लोग देख लें कि जो आइटम्स आपको वॉश करने हैं तो वो आप लोग 10 मिनट एक दिन रख सकते हैं, और जितने भी आपके घर के डेकोरेटिव आइटम्स हैं वॉश करने वाले, तो आप उनको एक दिन में ही वॉश करके रख सकते हैं। या फिर जो भी डस्टिंग करनी है तो वो आप लोग एक दिन देख लें कि हाँ, मुझे आज सारे अपने डेकोरेटिव आइटम्स निकाल के उनकी डस्टिंग करनी है या उनकी वॉशिंग करनी है, तो वो आप लोग एक दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक-एक काम को डेली ही 10 मिनट देने हैं, और 10 मिनट में हम अपने जहाँ काफ़ी सारे कामों को सिमटा सकेंगे, साथ ही ना अपने घर को ईद के लिए रेडी कर सकेंगे। इन सब में ना हमारी जो मैट्रेस होती है बेड की, उसकी भी क्लीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो महीने में या 2 महीने में आप लोग एक बार अपनी मैट्रेस को धूप ज़रूर लगाएँ दोनों साइडों से, जिससे कि उसमें कोई भी कीटाणु वगैरह होंगे ना, वो ख़त्म हो जाएँगे। उसके साथ ना फिर जैसे कि आप लोग ये ब्रसल वाला जो ब्रश देख रहे हैं ना, तो इससे जब भी आप लोग अपनी बेडशीट चेंज कर रहे हैं तो उससे ना इसकी डस्टिंग कर सकते हैं। तो जो भी धूल मिट्टी होगी या जो बच्चे खेलते कूदते हैं छोटे, वहाँ पे ना डस्ट वगैरह आ ही जाती है चादर को पार करके। तो बस आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप लोग बेडशीट को चेंज कर रहे हैं तो उसको ना ब्रश से अच्छे से झाड़ दें, या फिर आप लोग किसी भी कपड़े वगैरह से भी झाड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आप लोग के साथ बेडशीट की टकिंग करने की ये ट्रिक शेयर कर रही हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले एक पोर्शन को यानी कि एक कपड़े को अच्छे से पहले नीचे दबा देना है, उसके बाद थोड़ा-सा उसको फ़ोल्ड करके और दूसरी साइड के कपड़े को आपने उसी के ऊपर से लपेट देना है। तो इससे ना एकदम बढ़िया तरीके से जो लाइनिंग है वो बन जाएगी, और साथ ही ना आपकी बेडशीट बिल्कुल भी पूरे दिन बच्चों के खेलने के बावजूद भी नहीं निकलेगी। तो मैं चारों साइडों से बेडशीट को इसी तरह से फ़ोल्ड करती हूँ, यानी कि इसकी टकिंग करती हूँ। पूरे दिन बच्चों के खेलने कूदने के बाद भी बेडशीट मेरी जो है वो बिल्कुल भी बिगड़ती नहीं है। जिस दिन मुझे बेडशीट हटानी होती है, यानी कि एक दिन का गैप करके मैं बेडशीट को चेंज करती हूँ, तो उस दिन मैं खुद ही बेडशीट को निकालती हूँ। बच्चों के कितना भी खेलने कूदने के बाद बेडशीट मेरी बिल्कुल भी नहीं बिगड़ती। तो बस आप लोग भी इसी ट्रिक को फॉलो करें अपनी बेडशीट की टकिंग करने के लिए। इससे ना दिन भर आपको अपनी बेडशीट को ठीक नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आती है कि हम लोग बेड की क्लीनिंग करते हैं, यानी कि बेड के हेड की क्लीनिंग करते हैं, साथ ही ना बेडशीट वगैरह को क्लीन करना या उसको चेंज करना, साथ ही मैट्रेस को क्लीन करना। तो ये सारे काम तो हम लोग करते हैं, लेकिन बेड के जो और एरिया होते हैं ना, यानी कि और साइड की जो सरफेस होती हैं, उनको शायद हम लोग क्लीन करना भूल जाते हैं। तो इसको ना आप लोग महीने में एक बार कम से कम ज़रूर रख सकते हैं। अगर 15 दिन में कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन 15 दिन में भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो महीने में एक बार आप लोग ये वाला रूटीन ज़रूर रखें कि बेड की जो तीनों सरफेस है ना, यानी कि तीनों जो साइडें हैं वो आपको ज़रूर अच्छे से क्लीन करनी है। और हाँ, याद रहे कि ये वुडन की होती हैं, तो आप लोगों ने डायरेक्ट स्प्रे को इस पे नहीं मारना है, बल्कि कोई एक माइक्रोफाइबर की टॉवल ले लें, उस पे इसको डालें, और उसके बाद फिर आप लोग इस टॉवल को अच्छे से डस्टिंग कर दें, यानी कि इस टॉवल से बेड के तीनों साइडों से ना बेड की बेडशीट और साथ ही बेड का जो हेड है उसके साथ साथ हमारा बेड जो है वो चारों तरफ से एकदम से क्लीन रहने वाला है। क्लीनिंग करते वक्त ना हम अक्सर करके गेट और विंडोज़ भूल ही जाते हैं, तो आपने इन एरिया को भी नहीं भूलना है, यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि दिन भर में हमारे काफ़ी दफ़ा इन पे हाथ लगते हैं। हाथ गंदे भी होते हैं, साफ़ भी होते हैं। तो आप लोग वीक में या 15 दिन में एक दफ़ा जब भी आप लोग डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम पे एटलीस्ट ज़रूर आपने अपने गेट और विंडो को क्लीन करना है। तो यहाँ पे ना मैंने कॉलिन से ही अच्छे तरीके से गेट को दोनों गेट को अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि सिर्फ 10 मिनट जो एक्स्ट्रा मुझे देनी है वो बेडरूम को देनी है, नेक्स्ट डे मैं नेक्स्ट कोई भी एरिया को क्लीन करूँ। गेट के साथ साथ ना आपने गेट के पीछे के एरिया को भी अच्छे से क्लीन करना है, साथ ही जो चौखट होती है ना तो आपने उसको भी अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि यहाँ पे भी जाले वगैरह लग ही जाते हैं। क्लीनिंग करते वक्त आपने कोशिश करनी है कि माइक्रोफाइबर का जो कपड़ा है यानी कि टॉवल उसको यूज़ करें, तो इससे ना बिल्कुल भी कोई भी शीशे पे या फिर कोई भी एरिया आप लोग क्लीन कर रहे हैं ना तो उस पर लाइनिंग या दाग वगैरह नहीं बनते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग किसी और कपड़े से क्लीन कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे लाइनिंग या फिर जो दाग होते हैं ना स्क्रैच टाइप के पड़ जाते हैं, लेकिन माइक्रोफाइबर से बिल्कुल भी नहीं पड़ते, एकदम से वो एरिया क्लीन रहता है। नेक्स्ट टिप आती है, और ये टिप आपने डेली फॉलो करनी है कि सुबह उठते साथ
साथ ही आपने अपने लिविंग रूम को यानी कि सोफ़े को अच्छे से ठीक कर देना है। उसके जो भी कुशन्स वगैरह हैं उनको आप लोग फ्लफ़ी करके लगाते रहें, तो इनकी जो शेल्फ़ लाइफ़ है वो काफ़ी लॉन्गर हो जाती है। साथ ही फिर जब ये एरिया हमारा अच्छे से ऑर्गनाइज़ और क्लीन होगा ना, तो अगर गेस्ट आ भी जाते हैं तो आपके घर में कोई एक कॉर्नर ऐसा होगा जहाँ आप लोग अपने गेस्ट को बिठा सकें। ये ट्रिक मैं डेली ही फॉलो करती हूँ और ये कुशन की ट्रिक जो है वो आप लोग बेड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बेड पे जो भी आप लोग कुशन वगैरह लगाते हैं ना, तो उनको भी डेली इसी तरह से फ्लफ़ी करते रहें। उससे ना उनकी शेल्फ़ लाइफ़ काफ़ी बढ़ जाती है और एकदम से फ्लफ़ी रहते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग, जिसमें कि हम कुछ सिंपल सी टिप्स के साथ और बिना अपना ज़्यादा वक्त दिए अपने घर को ईद के लिए तैयार कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा कि कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।